नमस्कार, मेरा नाम है देश दीपक और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकल वॉइस। तो आज हम बात करने वाले हैं पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में कि क्या ऐसी वजह है जिसके कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतें में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। साथ ही साथ हम उन तमाम उपायों के बारे में भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम पेट्रोल और डीजल पर अपनी निर्भरता को कम कर सकते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि जब से 2018-19 में जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर अपने कड़े प्रतिबंध लगाए, सैंक्शन लगाए थे, तो उसके कारण उसने तमाम देशों पे जिनको चेतावनी दी थी कि अगर ईरान के साथ अगर अपने संबंध रखे तो अमेरिका उसके खिलाफ कड़े एक्शन लेगा। चूँकि भारत अपने तेल की लगभग 40% जो मांग थी वो 40% ईरान के द्वारा पूर्ति करता था। अब अमेरिका की तरफ से जब इस तरीके के बयानबाजी होने लगी तो भारत ने अपनी निर्भरता ईरान पर कम कर दी। तो आज पूरे विश्व में जो पेट्रोल की सप्लाई करता है वो संगठन का नाम है OPEC यानी कि ओपेक। यानी ओपेक एक ऐसे देशों का संगठन है जिनके जो पूरे विश्व में पेट्रोल का निर्यात करते हैं। तो भारत भी इन ओपेक संगठनों से पेट्रोल को खरीदता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि विश्व में अभी जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतों में कमी हो रही है, लेकिन भारत में लगातार पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है। तो इसके क्या कारण हैं जिसके कारण लगातार पेट्रोल में बढ़ोतरी होती जा रही है, या फिर पेट्रोल की कीमतों में किस तरीके से कीमतों में उछाल आते जा रहा है। तो अगर हम आज की बात करें तो आज विश्व में लगभग $32 प्रति बैरल तेल की कीमतें चल रही हैं। एक बैरल में लगभग 159 लीटर तेल आता है। ठीक है, तो भारत में अगर हम बात करें तो किसी कच्चे तेल को पेट्रोल में बनाने के रिफाइनरी का जो कॉस्ट आता है वो लगभग 30 से 32 रुपये आता है। उसमें प्लस 2% जो चार्जेस होते हैं वो होता है माल ढुलाई ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर का, प्लस 3 रुपये प्रति लीटर एक डीलर का कमीशन होता है। साथ ही साथ सरकार इसके ऊपर केंद्र सरकार 32 रुपये वसूलती है तथा वैट के माध्यम से राज्य सरकार लगभग 20 से 22 रुपये कलेक्ट करती है, जिसके कारण इस पेट्रोल की कीमत हो जाती है लगभग 97-98 रुपये के आसपास। तो आखिर क्या वजह है जिसके कारण ये लगातार पेट्रोल की मांग में बढ़ोतरी होती जा रही है। तो हम बात करें जब लॉकडाउन हुआ था इस देश में, तब पेट्रोल और डीजल की मांग में लगातार कमी होती जा रही थी और तथा विश्व में लगभग $20 प्रति बैरल के आसपास तेल की कीमतें हो गई थी। लेकिन जब से ये अनलॉक का फेज शुरू हुआ है 7 जून 2020 से लगातार पेट्रोल की कीमतों में लगातार डेली बेसिस पे बढ़ोतरी होती जा रही है। तो क्या ऐसे कारण है जिसके कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होती जा रही है? तो उसका मेन कारण ये है कि सरकार ने इस बार का जो बजट पेश किया उसमें फिजिकल डेफिसिट बताया है लगभग 9.5%। अगर मोटा देखा जाए तो लगभग सरकार को इनकम के अलावा लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपए बाहर से या फिर कहीं अन्य स्रोतों से उसको जनरेट करना पड़ेगा, या तो वो लोन ले या फिर अपने टैक्सेस को बढ़ा दे। तो उसका क्या एक सफल या सर्वोत्तम उपाय हो सकता है? इसलिए सरकार ने अपना जो पेट्रोल और डीजल का जो सेक्शन है यानी कि ऊर्जा सेक्टर, उस ऊर्जा सेक्टर में लगभग 20 से 30% की बढ़ोतरी कर दी। यानी कि सरकार जो 9.5 लाख करोड़ रुपए का जो एक्स्ट्रा फिजिकल डेफिसिट है उस जो घाटे को पूरा करने के लिए लगभग पेट्रोल और डीजल से लगभग 2.27 लाख करोड़ की कमाई करने वाली है। क्योंकि चूँकि सरकार की भी ये मजबूरी है कि सरकार के पास आय के अन्य स्रोत नहीं है, क्योंकि इस देश में लगभग 10 से 12% लोग ही इनकम टैक्स जमा करते हैं। तो फिर सरकार क्या करे? सरकार के पास मजबूरी है कि वो पेट्रोल और डीजल पे थोड़ा सा टैक्स बढ़ाए और उस टैक्स से अपनी आमदनी को करे, क्योंकि फिर वो वही पैसा भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और सोशल वेलफेयर की स्कीमों पे खर्च करने वाली है। ठीक है, चूँकि हमारे आम आदमी की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है? तो आम आदमी की ज़िंदगी में हर वो चीज़ जो आम आदमी के साथ जुड़ी होती है, चाहे वो खाने से लेकर पहनने, सोने, ओढ़ने तक की हर वो चीज़ महंगी होने लगती है। उसका मेन कारण है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में इंक्रीज़ होना। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में ऐसे इंक्रीज़ होती है कि इंडिया में लगभग 60 से 70% जो चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट होती हैं वो ट्रक के द्वारा या फिर बाई रोड ट्रांसपोर्ट ज़्यादा
होता है। तो बाई रोड अगर ट्रांसपोर्ट होगा तो अगर डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी तो जाहिर सी बात है कि महंगाई बढ़ने वाली। तो इससे क्या होगा कि हमारे देश के जो सब्जियां हैं वो महंगी होने लगेगी, हमारी जो घरेलू वस्तुएं हैं वो महंगी होने लगेगी, साथ ही साथ हमारा आने जाने का किराया भी बढ़ने लगेगा। तो इसका सीधा असर पड़ता है आम आदमी की ज़िंदगी पर। तो हम ऐसे ही कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें अगर बढ़ी तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन्फ्लेशन के भी इंक्रीज करने लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि सरकार इस चीज़ को कंट्रोल कर सकती है। तो इंडिया में एक कमेटी है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। उस कमेटी का काम यही है कि वो इन्फ्लेशन को लगभग 6% से कम में ही रखना चाहती है। तो लेमन टर्म में अगर हम बात करें तो MPC का काम यही होता है कि इन्फ्लेशन को 6% से कम में रखना। तो अब सरकार क्या करे, तो सरकार कर सकती है कि पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लेके आए, जिससे कि क्या कहते हैं जो दोनों टैक्स हैं स्टेट का वैट और सरकार की एक्साइज ड्यूटी, वो दोनों लगभग अगर मैक्सिमम स्लैब में भी डाला जाए तो लगभग 32% होता है। तो 32% होगा तो भी पेट्रोल की कीमत लगभग 60 या 62 रुपये के आसपास आएगी। लेकिन सरकार नहीं कर सकती क्योंकि सरकार का जो मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होता है वो होता है लिक्वर और पेट्रोल और डीजल के द्वारा। तो फिर सरकार नहीं कर सकती ये सब चीज़ें क्योंकि सरकार के पास आय का कोई स्रोत है ही नहीं। तो सरकार की भी मजबूरी है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना है ताकि ये जो तमाम जो स्कीम चल रही हैं उन स्कीमों में प्रॉपर पैसा दिया जा सके। तो अब मुद्दा ये उठ के आता है कि किस तरीके की सरकार इस चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि अगर सरकार 1 या 2 रुपये भी पेट्रोल या डीजल पे कमी करती है तो एक दिन के हिसाब से उसको लगभग 2600 करोड़ रुपए का नुकसान होने लगता है। अगर हम फेयर ब्रेकअप की बात करें तो लगभग 32 रुपये जो प्रोडक्शन के स्तर पे इसकी जो खर्च आता है उसमें अगर पेट्रोलियम प्रोडक्शन कंपनियां हैं वो चाहें तो इसमें कमी ला सकती हैं। यानी कि ऐसी तमाम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो रिफाइनरी के द्वारा जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको अगर हम कमी कर दें तो जाहिर सी बात है कि जो अन्य जो टैक्सेस लगते हैं उसमें भी थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी, जिसके कारण जो पेट्रोल है वो एक लिमिट तक ही बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं कि इस देश में तमाम ऐसी राज्य सरकारें हैं जो लगभग 20 से 23 रुपये वैट वसूलती हैं एक पेट्रोल पे, यानी कि उनका भी आय का जो मेन स्रोत है वो मेन स्रोत है पेट्रोल और डीजल। यानी कि 1 लीटर पेट्रोल पे लगभग 22 से 23 रुपये मिलने वाले होते हैं राज्य सरकारों को। तो राज्य सरकार चाहे तो वैट को कमी कर सकती है क्योंकि केंद्र सरकार तो नहीं करने वाली। केंद्र सरकार की मजबूरी है कि उसको टैक्स कलेक्ट करना है और उसको सारी स्कीम्स को रन करना है। तो स्कीम्स को रन करने के लिए उसको टैक्स मोर एंड मोर टैक्स ही वांट टू कलेक्ट। ठीक है, तो और क्या कर सकते हैं कि क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने का एक मेन रीज़न यही है कि पेट्रोल और डीजल भी बढ़ रही है। तो इसके उपाय क्या हो सकते हैं? उपाय यही हो सकते हैं सबसे पहला कि सरकार चाहे तो मैक्सिमम एक नया स्लैब बनाए जो 32% से लेकर या फिर 50% का एक नया स्लैब बना सकती है जिसमें सारे पेट्रोलियम उत्पादों को उसमें डाल सकती है, जिसके कारण पेट्रोल और डीजल की मैक्सिमम जो कीमत होगी वो लगभग 70-80 के आसपास होगी और सरकार को भी रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। दूसरा जो उपाय हो सकता है वो दूसरा उपाय है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे तो उससे फ़ायदा ये है कि हमारा जो पॉल्यूशन है वो भी कम होगा, जो फ्यूल कॉस्ट आती है वो भी कम होने लग जाएगी। चाहें तो हम मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेस, ट्रेन, रेलवे, जो तमाम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चीज़ें हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण भी हमारा जो फ्यूल कॉस्ट है वो उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। तीसरा जो उपाय है वो हम कर सकते हैं कि आजकल मार्केट में हाइब्रिड कार ज़्यादा आने लगी है। हाइब्रिड कार का मतलब होता है कि वो पेट्रोल और डीजल से भी चल सकती है और इलेक्ट्रिक से भी चल सकती है। तो हम चाहें तो या तो उसको पेट्रोल से चला सकते हैं या फिर डीजल से चला सकते हैं। अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस कवर करनी है तो उसको इलेक्ट्रिक में यूज़ कर लो, लॉन्ग डिस्टेंस यूज़ करना है तो पेट्रोल या डीजल पे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें सीएनजी भी बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें तो लगभग 88 रुपये डीजल और लगभग 98 रुपये
पेट्रोल की कीमत है, तो वहीं अगर हम बात करें सीएनजी की, तो उसका कीमत है लगभग 42 रुपये प्रति किलोग्राम। उसका ठीक ठाक एवरेज भी आ सकता है। तो चाहें तो हम सीएनजी, पीएनजी जैसे जो अलग वैकल्पिक स्रोत हैं उनकी तरफ भी सोच सकते हैं। आजकल सोलर कार, टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार को भी बढ़ावा दिया है। तो हम सोच सकते हैं कि अन्य जो उपाय हैं वो उपाय हो सकते हैं कि हम हाइब्रिड या फिर सोलर या इलेक्ट्रिक हम तमाम चीज़ों के बारे में, जिससे कि क्या कहते हैं, हमारा जो डिपेंडेंसी है पेट्रोल और डीजल पे, उसमें कमी आ सकती है। क्योंकि सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी नहीं करने वाली, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा कोई सोर्स नहीं है जिससे कारण वो अपनी रेवेन्यू को जनरेट कर सके। ये सरकार की मजबूरी है कि क्योंकि अगर वो 1 या 2 रुपए भी कमी करेगी तो उसको लगभग प्रतिदिन के हिसाब से लगभग 2600 से लेकर 2700 करोड़ रुपए का घाटा होने वाला है। और इस बार के बजट में ये साफ साफ लिखा था कि सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने वाली है पेट्रोल पे, जो कि जिसका 1% खर्च होगा कृषि कल्याण के ऊपर। तो उसका इनडायरेक्टली यही है कि सरकार को अगर खर्चे करने हैं तो उसको ये रेवेन्यू भी जनरेट होना चाहिए। तो रेवेन्यू जनरेट का सबसे सही उपाय है सरकार के पास कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया जाए। तो सरकार इसमें कमी नहीं करने वाली। अगर देखा जाए तो अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड या फिर मोर एंड मोर वी कैन यूज़ अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिकॉज दिस इज़ द सेफेस्ट एंड चीपेस्ट मीडियम बाई विच वी कैन अफोर्ड आवर डेली अलाउंसेस एंड वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ आवर डेली हाउस होल्ड बजट मैनेजमेंट। क्योंकि इस बार की FRBM जो FRBM जो एक्ट है, उसमें कहा गया है कि सरकार अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को डायनेमिक बेसिस पे अगर करती है तो सरकार के जो घाटे हैं उसमें कमी लाई जा सकती है। तो इससे बात से हमें ये साफ साफ हमें पता चलता है कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की जाए। तो अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं कि हम जो अल्टरनेट सोर्स हैं, सोलर कार हैं या फिर इलेक्ट्रिक कार हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। क्योंकि हमें पता है कि एक रिपोर्ट आई थी WHO की, WEF की, जिसमें ये बताया गया था कि लगभग 2050 में हम अपने जो तेल के स्रोत हैं वो लगभग 40 से 50% खर्च कर चुके होंगे। तो इस बात की गंभीरता इसी बात से समझ सकते हैं कि हमारे पास 2050 के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग बढ़ोतरी ही होने वाली है, इसमें कमी नहीं आने वाली। तो हम अपने जो अन्य वैकल्पिक स्रोत हैं, जो अल्टरनेट मीडियम हो सकते हैं, वो अल्टरनेट मीडियम क्या हो सकते हैं? हाइब्रिड कार एक बार थोड़ा कॉस्टली पड़ेगी, लेकिन हमारे जो उसकी मेंटेनिंग कॉस्ट है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट भी होगा, और अगर डिमांड भी बढ़ने लगी और चीप, तो इसकी जाहिर सी बात है कि इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट और तमाम ऐसी कॉस्ट हैं जो हमारी खर्च होते हैं उसमें भी कमी आएगी। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक इट।